हेलो स्टूडेंट। आज आज जो क्लास 10th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के भी अकॉर्डिंग और जब हायर क्लास में जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो आज हम इसके सबसे बेसिक कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म आता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का अगर कोई कहे तो हम आप कह सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जब ट्रांसफर होती है, इसको हेरिडिटी कैरेक्टर बोलते हैं। वह कैरेक्टर जो कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर। और इस मोड को क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। अंडरस्टैंड? हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। क्या बोलेंगे, transmission of character from parents to the progeny या ऑफस्प्रिंग भी कह सकते हैं, या इसको हम प्रोजेनी भी कह सकते हैं। कई डेफिनेशन होता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से अपने प्रोजेनी में क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। या एक और डेफिनेशन कह सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज हेरिडिटी। अंडरस्टैंड? और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उस कैरेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर। सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल अपने लाइफ में क्या होता है कि कहते हैं कि इसका नाक इसके पापा पे गया है। मतलब इसका क्या हुआ कि जो नाक का जो शेप साइज का जो कैरेक्टर था वो किसके कहां से ट्रांसफर हुआ, उसके फादर से कैरेक्टर हो। यानी ऐसे भी बोलते हैं जो हेयर का जो डिजाइन है, या कर्ली है या स्ट्रेट है, तो इसकी अगर मदर का जो हेयर का जो डिजाइन था वो कर्ली था, इसका क्या मतलब है, उसके बेटे पे भी अगर कर्ली आया तो बोलेंगे वहां पे कि वो जो हेयर की जो शेप का जो कैरेक्टर है वो कहां से ट्रांसफर हुआ, अपने मदर से ट्रांसफर हुआ, या यूं बोलेंगे पेरेंट से ट्रांसफर हुआ। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी। और जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टर। अंडरस्टैंड? और एक और बात है, अगर कोई पूछेगा कि हेरिडिटी कैरेक्टर कहाँ पे स्टोर करता है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप आखिर में ठीक है कि हमारे बॉडी में, ठीक है हमारे बॉडी का जो कैरेक्टर है वो मेरे फर्दर ऑफस्प्रिंग में जाएगा, तो आखिर में क्या जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी इंडिविजुअल का जो गैमीट होता है, समझिएगा, जो भी इंडिविजुअल का जो गैमीट होता है वह स्टोर हाउस ऑफ द कैरेक्टर। कैरेक्टर को क्या करता है, ये कैरेक्टर का स्टोर हाउस है, यानी कि यही कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। और इसको अगर प्रैक्टिकली बात करें तो मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा मिलता है तभी ना वो बेबी बनता है। तो स्पर्म ही ना कैरेक्टर एक्वायर करेंगे, या स्पर्म करेंगे और ओवा, दोनों कैरेक्टर मिलेंगे, या दोनों के गैमेट के पास अपना कैरेक्टर है जो कि क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो गैमेट आर द की फैक्टर। गैमेट्स क्या है, यही स्टोर हाउस है, किस चीज के लिए, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को अपने पास छुपाए रखते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये गैमीट है, मान लेते हैं कि स्पर्म है या मान लेते हैं कि ओवा है, यही कैरेक्टर को क्या करता है, रखता है, तो आखिर स्पर्म में ऐसा क्या चीज होता है कि जो कि कैरेक्टर को स्टोर, जैसे कि हम लोग घर पे क्या होता है कि अलमारी में कोई स्टोर करते हैं या बैंक में करते हैं, तो आखिर में इस गैमीट में आखिर होता क्या है कि जो कि स्टोर करता है। तो सबसे पहले गैमीट क्या है, एक सेल है, ठीक है, और अगर सेल है तो सेल कैसा है, नॉर्मल सेल है, तो इस सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है, इस सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस है। और अगर न्यूक्लियस को डिटेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस को डिटेल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस को क्या डिटेल करेंगे तो बोलेंगे क्रोमोसोम करेंगे। और क्रोमोसोम के जब अंदर जाएंगे तो क्या पाए जाएंगे, तो क्रोमोसोम के अंदर जाएंगे तो डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम के जब अंदर जाएंगे तो डीएनए, और अगर डीएनए का और डिटेल स्ट्रक्चर है हायर क्लास में, तो लास्ट आपका क्या है, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th क्लास के लिए डीएनए है। डीएनए क्या है, तो डीएनए इज द की कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन
the cell and which are responsible for the transfer of genetic material from one generation to another generation. डीएनए ही की कंपोनेंट है जो कि स्टोर हाउस है, कहाँ पे, स्पर्म में पाया जाता है, ठीक है। और डीएनए है, अगर कोई पूछेगा डीएनए है क्या, तो डीएनए है कुछ नहीं, एक सिंपल सा केमिकल है, एक सिंपल सा बायोमोलिक्यूल है। डीएनए का अगर फुल फॉर्म करेंगे तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाम से पता चल जा रहा है डी का मतलब नहीं होता है, ऑक्सी, यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर डिटेल हाई क्लास में, इसमें ऑक्सीजन एक स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब राइबो का मतलब, तो राइबो मतलब राइबोज शुगर, और न्यूक्लिक एसिड मतलब एक टाइप का केमिकल। ओवरऑल है क्या, एक ऐसा केमिकल है जो कि कुछ सस्टेन करता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आखिर में कोई केमिकल कैसे किसी चीज को गवर्न करता है, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। इसी पे हमारी बॉडी को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारी बॉडी कुछ नहीं है, क्या है, एक केमिकल है, और वो केमिकल को हम जनरली क्या बोल देते हैं, बायोकेमिकल्स बोलते हैं, या इसी को हम बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। अब टर्म आता है क्या, बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं। नाम से बायो का मतलब होता है लिविंग, और मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि कोई भी एटम्स आपस में कंबाइन करके मिलके बने हैं, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लाइफ को सस्टेन कराता है, लाइफ को गवर्न कराता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, बायोमोलिक्यूल। हमारी बॉडी में भी क्या है, हमारी बॉडी को अगर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो पूरा का पूरा बायोमोलिक्यूल ही है। अब और उस बायोमोलिक्यूल को और क्लियर करेंगे तो हमारी बॉडी किस चीज से मिलकर बनी है, तो हमारी बॉडी सिंपल बोलेंगे कि केमिकल से मिलकर बनी है। और अगर क्लियर एक्सप्लेन करेंगे तो हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, तो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट से मिलकर बनी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो कोई एक इंडिविजुअल है, आप उसको जब जलाएंगे, जब वो पूरा इंडिविजुअल जल जाएगा तो आप उसके राख को, जब आप उसके राख में से आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, सर्टेन टाइप्स के केमिकल्स मिलेंगे। कुछ केमिकल जो गैसेस फॉर्म में, वो जलने के समय गैस में रिलीज हो जाते हैं, और कुछ केमिकल्स क्या होते हैं, वो उसके ऐश में, उसके राख में पाए जाते हैं। और उसके राख को जब आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें पाएंगे कि इसमें कार्बन पाया गया, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तमाम तरीके के केमिकल्स है। लेकिन हाँ, उनकी प्रॉपर असेंबलिंग से ही क्या बना, एक पर्टिकुलर आपका मॉलिक्यूल बना। वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल क्या करता है, आपके लाइफ को सपोर्ट करता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी पढ़ते होंगे C6H12O6, आखिर में है क्या, ये तो सिंपल केमिकल है C6H12O6, लेकिन आप यह आपके बॉडी के लिए ईंधन है। जैसे कि किसी गाड़ी के लिए ईंधन पेट्रोल है या डीजल है, उसी तरीके से आपके बॉडी के लिए क्या है, ये ईंधन है C6H12O6, अंडरस्टैंड। लेकिन अगर और डिटेल एनालिसिस करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा, कार्बन 6 तो कार्बन, 12 तो हाइड्रोजन है, और 6 तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है। वैसी बात करते हैं, H2O की बात करते हैं, है क्या। अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन हाँ इसका क्या रोल है, आपको पता है H2O का क्या रोल है। वैसे आपको अगर बात करें NaCl, है क्या, 2 केमिकल या 2 एलिमेंट्स मिलके बना, एक Na और दूसरा Cl। लेकिन जब ये दोनों प्रॉपर रेशियो में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में जब मिलते हैं तो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे लाइफ के लिए सब जरूरी होता है, ठीक है। ओवरऑल डीएनए क्या है, एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि लाइफ को, एक कैरेक्टर को अपने पास छुपा के रखता है। डीएनए के थोड़ा सा डिटेल बाद में बता देंगे आपको। अब कोई कहेगा कि हेरिडिटी, समझ में आ गई थोड़ी सी बात, कि हेरिडिटी क्या होता है। हेरिडिटी आर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी कैरेक्टर किसको बोलते हैं, वो कैरेक्टर जो फादर से या मदर से अपने बेबी में ट्रांसफर होता है, उसी को हेरिडिटी कैरेक्टर कहते हैं। हम इस चैप्टर में हेरिडिटी को एक टर्म लेंगे, यहाँ पे कैरेक्टर शब्द है, हम यहाँ पे कैरेक्टर को ट्रेट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, कैरेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, ट्रेट बोल देते हैं। अब थोड़ा सा आपको एक नॉर्मल जो हमारी ह्यूमन लाइफ में जो एक चीज चलता है, जो कि ट्रेट की बात करते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट। जैसे नंबर 1 कॉन्सेप्ट, ईयर लोब की बात करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, ईयर लोब। अगर ईयर लोब की बात करते हैं, जैसे कि सपोज मेरा अगर आप ईयर देख लीजिए तो क्या है, ये हैंगिंग पोजीशन में है,
और किसी किसी के जैसे मान लेते हैं किसी का ईयर कैसा इस पोजीशन में और किसी का ईयर क्या होता है उसके चिक से थोड़ा सा अटैच होता है, तो एक डिफरेंस हुआ। इसी को बोलते हैं कि वेरिएशंस डिफरेंस होते हैं पूरे पॉपुलेशन में। दूसरा, अगर आप हेयर का शेप की बात करें तो एक हेयर का शेप होता है स्ट्रेट होता है और एक हेयर का शेप क्या होता है कर्ली होता है, यही दो होता है हेयर का शेप। दूसरी बात करते हैं कलर ऑफ द स्किन की बात करते हैं, या तो कलर ऑफ द स्किन फेयर होगा या तो कलर ऑफ द स्किन डार्क होगा या इन तीनों के बीच में क्या होगा इंटरमीडिएट होगा। यही तीनों ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स टू प्रोजेनी, या तो फेयर होगा या तो डार्क होगा या तो इंटरमीडिएट होगा। तो ये सब क्या यही सब कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो आपको मैंने सर्टेन कैरेक्टर के बारे में इसको बताया, एक कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं कि ओवरऑल मैंने बता दिया कि डीएनए, ठीक। अब अगर और थोड़ा डिटेल करें तो डीएनए को एक टर्म यहाँ पे यूज करते हैं जीन। अब जो जीन है अगर कोई पूछेगा जीन किसको बोलते हैं तो आप बताइएगा शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए को क्या बोलते हैं शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे से टुकड़े को हम क्या बोलते हैं जीन बोलते हैं। देखिए थोड़ा सा ये सब एक इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम टर्म का यूज करते हैं। पहली बात क्या बोलते हैं न्यूक्लियस क्रोमोसोम डीएनए, और डीएनए के छोटे से पार्ट को क्या बोल देते हैं जीन बोलते हैं। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए को क्या बोल देते हैं जीन, और जीन ही जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए। या अगर कोई बोलेगा कि उस डीएनए में आखिर में कहाँ पाया जाता है कैरेक्टर, तो उस डीएनए के वो पार्ट जो कि कैरेक्टर को गवर्न करता है रखता है उसको हम जीन बोलते हैं। शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए को जीन बोलते हैं और जीन ही क्या करता है गवर्न करता है। अब डीएनए जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा का पूरा आपके बॉडी में तो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर है, हाइट एक कैरेक्टर है, ग्रोथ एक कैरेक्टर है, कलर एक कैरेक्टर है, शेप साइज तमाम तरीके के कैरेक्टर है। तो क्या पूरी डीएनए कैरेक्टर गवर्न करता है? तो हर जीन जैसे मान लेते हैं छोटा सा टुकड़े को हमने क्या बोल दिया जीन बोल दिया, तो एवरी जीन हैव स्पेसिफिक कैरेक्टर। हर जीन के पास अपनी एक कैरेक्टर होगी। पर्टिकुलर डीएनए का छोटा सा टुकड़ा जो कि कैरेक्टर को गवर्न करते हैं जिसको क्या बोल देते हैं जीन। जीन ही कंट्रोल करता है क्या कैरेक्टर को। और सबसे पहले इसको किसने बताया था तो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे या प्रीस्ट थे जिनका नाम था ग्रिगोर, क्या नाम था उनका ग्रिगोर मेंडल नाम था। ग्रिगोर मेंडल ने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया कि किसी इंडिविजुअल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर या जो कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। याद रखिए किसने किया था ग्रिगोर मेंडल ने सबसे पहले बात की थी किसी इंडिविजुअल में कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो कि ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। हालांकि उन्होंने जीन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने बस क्या नाम दिया था उन्होंने एक शब्द दिया था जिसको फैक्टर बोला था। उन्होंने कहा था कि किसी इंडिविजुअल में कोई फैक्टर होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक और बात समझिएगा, इसीलिए मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता मेंडल को कहा जाता था। और इन्होंने कुछ ये हाइपोथेटिकली बात नहीं कहा था, इन्होंने सर्टेन एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था। साइंस क्या है, साइंस का मतलब है कि आप किसी चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करके बताइए कि पर्टिकुलर चीज ऐसे होता है। तो इन्होंने इस अपनी जो बात को कि कोई फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और वो एक्सपेरिमेंट 100% रिजल्ट दिया था। तब जाकर इन्होंने उस थ्योरी को पब्लिश कराने के लिए अप्लाई किया था। लेकिन उस थ्योरी को इनकी थ्योरी को अप्लाई नहीं हो पाई क्योंकि तमाम तरीके के फैक्टर से बाद में इनके जो डिसाइपल्स इनके जो चेले लोग थे इनकी थ्योरी को फिर से एक्सपेरिमेंट किया, तब उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे ही होता है। तो मेंडल्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे। अगर कोई भी अगर इसमें कोई दिक्कत है कोई नहीं समझ में आता है तो कमेंट में इसको जरूर लिखिए, हम उसको कोशिश करेंगे अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और हाँ अगर इसको आप सब्सक्राइब कर देंगे इस चैनल को तो हम चैप्टर वाइज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन जब दबाएंगे तब जाकर कंफर्म हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन के फॉर्म में मिल जाएगा। आप आसानी से इस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।